बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स पढ़ेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स क्या है वो देखते हैं एक बार हम। ठीक है, हमारी पहली इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ा है हमने, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे। हम बोलते थे मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या फिर दैट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर भी हम वैसे ही टर्म सीखेंगे, वो ये है पहली, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहली जो आ जाएगी वो आएगी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, या फिर मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन क्या बनेगी? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permeability of medium to permeability of vacuum। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में अगर डेफिनेशन बनाना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम में डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम में। ठीक है, और वी कैन से डेफिनेशन एक और बन जाएगी, और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इन अ मीडियम, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मीडियम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अपॉन वैक्यूम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, टू दी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली per unit area if medium is replaced by vacuum। ठीक है बच्चों, परमिएबिलिटी मीडियम की, परमिएबिलिटी वैक्यूम की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम की डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम में कितनी होगी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगली टर्म। अगली टर्म आ जाती है बेटा हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बी पार्ट क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बेटा इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये बी नहीं है, कुछ और है। कुछ और क्या है देखते हैं। वी कॉल इट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, राइट। वी डिनोट इट बाय एच। मतलब क्या होता है इसका एक बार देख लेते हैं। बेटा हम एक टॉरॉइड ले लेते हैं, एक लोहे की कोर ले रहा हूं मैं, आयरन कोर। इस आयरन की कोर के ऊपर तार बाउंड कर दे रहा हूं। ठीक है, आयरन की कोर के ऊपर तार बाउंड कर देते हैं, राइट। ठीक है, मान लो करंट फ्लो कराया हमने ऐसे, राइट। ठीक है,
तो अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड की वजह से क्या होती थी, म्यू एम एन आई, ठीक है, म्यू एम एन आई। परमेबिलिटी मीडियम की, म्यू नॉट की जगह म्यू एम ले लिया क्योंकि लोहा है अंदर, ठीक है, म्यू एम, स्मॉल एन इंटू आई, कैपिटल एन बाय एल इंटू आई, ठीक है। बेटा हमने बचपन में किया है कि एक आयरन नेल पे हम तार बाउंड करके बहुत देर तक करंट पास कराते थे, तो वो आयरन नेल बाद में मैग्नेटाइज हो जाती थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने पढ़ा है। सोलेनॉइड के अंदर हम एक आयरन की कोर डाल देते हैं अगर, तो वो आयरन की कोर को बाद में निकालेंगे अगर, तो वो कुछ हद तक मैग्नेटाइज हो जाती है, कुछ देर तक मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है, राइट। तो मैग्नेटाइज करने के लिए इस आयरन की कोर जिस पे हमने तार बाउंड किया हुआ है, उसे मैग्नेटाइज करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर देखने पड़ेंगे, एक एन, एक एल और एक आई। परमिएबिलिटी तो जो आयरन की है वो है, जो भी क्वालिटी ऑफ आयरन होगा उसकी जो भी परमिएबिलिटी होगी वो होगी, वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट कैपिटल एन, एल या आई हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं B बराबर है म्यू एम इंटू एच के। एच की वैल्यू क्या आ गई, N बाय एल इंटू आई। तो फॉर्मूले से डेफिनेशन क्या बनेगी, अच्छा यूनिट क्या होगी बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती, एम्पेयर, लेंथ की मीटर, एम्पेयर पर मीटर। एक और यूनिट होती है ऑयस्टेड, पहला टॉपिक पढ़ा था हमने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। 1 ऑयस्टेड इज 80 एम्पेयर पर मीटर, एक ऑयस्टेड 80 एम्पेयर पर मीटर है, ओके। फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाएंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, ठीक है। अगर हमने बोला लेंथ है 1 मीटर, यूनिट लेंथ है, करंट है 1 एम्पेयर, तो या करंट 1 एम्पेयर ना लेते हैं हम, L 1 मीटर ले लेते हैं, तो H आ जाएगा NI/1। तो इसे हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स, एम्पेयर और टर्न्स, नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स फ्लोइंग अराउंड यूनिट लेंथ ऑफ टॉरॉइडल सोलेनॉइड विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B, राइट। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, H इज defined as the number of ampere turns flowing around unit length of toroidal solenoid to produce मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वेक्टर, ठीक है, राइट। और अगर हमें फिजिकल मीनिंग पूछा जाए, भाई H का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता यार, टॉरॉइड नहीं पता मुझे, एम्पेयर नहीं पता मुझे, टर्न्स नहीं पता, मुझे बताओ बस H क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो भैया एक लोहे की स्लैब पे, या चलो छोड़ो, एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लोहे की स्लैब रख दी, ठीक है, तो वो लोहे की स्लैब को मैग्नेटिक फील्ड किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकती है, किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकती है, वो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल H, वो बताएगा कैपिटल H, राइट। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ कैपिटल H क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ कैपिटल H है डिग्री टू विच a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of कैपिटल H, ठीक है बेटा। एक मैग्नेटिक फील्ड एक लोहे की स्लैब को किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकती है वो हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा वो ये था कि H का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इंटू आई, को हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि कितनी टर्न्स लपेटी हैं पर यूनिट लेंथ और करंट, यही दो फैक्टर डिसाइड करेंगे कि ये वाली लोहे की स्लैब किस हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगी, ओके। और एक यूनिट इंपॉर्टेंट थी, ऑयस्टेड यूनिट भी पूछी जा सकती है हमसे, और किस डिग्री तक एक मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है वो होता है बेसिकली कैपिटल H। तीन इंपॉर्टेंट बातें हमने कैपिटल H के बारे में जान ली, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, नोट कर लीजिए आप इसे।
अगला टॉपिक है बेटा हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का एच होगा कुछ, ठीक है। मान लो आपने दो स्लैब ली, एक लोहे की और एक से स्टील की, ठीक है। लोहे की और स्टील की स्लैब ली, दोनों पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिए, सेम टर्न्स, सेम लेंथ की स्लैब और सेम करंट पास किया। बाद में जब आपने करंट स्विच ऑफ करके देखा तो लोहे की स्लैब में कुछ अलग मैग्नेटाइजेशन आ गया, स्टील की स्लैब में कुछ अलग मैग्नेटाइजेशन आ गया। तो भाई ऐसा कैसे हो गया? अगर हमने एच सेम लगाया तो अलग अलग मैग्नेटाइजेशन कैसे हो गया, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स हमने सेम लपेटे थे एक स्लैब पे, सेम लेंथ की स्लैब है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम हो गया, ठीक है। ओके, दूसरी स्लैब पे भी हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम कर दिया, 1 सेंटीमीटर पार्ट में जितने टर्न्स आ रहे थे दोनों में सेम है, सेम करंट पास किया हमने। अगर ऐसा करा तो दोनों स्लैब फिर अलग अलग हद तक मैग्नेटाइज कैसे हो गई? मान लो एक स्ट्रॉन्ग बन गई, एक थोड़ा सा वीक रह गई मैग्नेट। बात समझ आई? या एक ने मैग्नेटिक फील्ड अपनी लंबे समय तक रिटेन कर ली, एक ने लंबे समय तक रिटेन नहीं करी। तो वो हम फैक्टर समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सपोज करो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर इंटरेस्ट टुवर्ड मैग्नेटिक्स, ठीक है, मैग्नेटिक्स चैप्टर, राइट। तो जो मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहा हूं, अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करता है कि वो कितना रिटेन कर ले, वो कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा उस चैप्टर के लिए, राइट। तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि मैंने तो अप्लाई किया मैग्नेटाइजिंग फोर्स बट आपने कितना रिटेन किया, राइट बेटा। तो देखते हैं क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पहले तो वही हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल मुद्दे वाली बात क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन से क्या करना, राइट। तो देखो मान लो कोई मैग्नेट है या फिर एक लोहे की स्लैब है जिसपे तार लपेट करके काफी देर तक करंट पास कराया गया है, जिससे कि वो लोहे की स्लैब अभी छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो लोहे की स्लैब कुछ हद तक अभी मैग्नेटाइज हो चुकी है, राइट बेटा। तो देखो मान लेते हैं नॉर्थ पोल, मान लेते हैं साउथ पोल, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम 2L ही लेते हैं। मैग्नेट मान लो या फिर आप मान लो लोहे की स्लैब मैग्नेटाइज हो चुकी है, राइट। ओके, ये हम मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ए, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया को ए बोल दिया, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है हमारा, आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है स्मॉल m इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, और वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, स्मॉल m बाय एरिया। इसे बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग है सिंपल शब्दों में डिग्री टू विच अ स्पेसिमेन गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना मैग्नेटाइज हो गया, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है वो H है, कोई स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हो गया वो I है, ठीक है। फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो फिजिकल मीनिंग क्या है बच्चों? मैं आपको बताया डिग्री टू विच अ स्पेसिमेन गेट्स मैग्नेटाइज्ड, डिग्री टू विच अ स्पेसिमेन गेट्स मैग्नेटाइज्ड when placed in uniform magnetic field, when placed in magnetic field, बस ठीक है, is represented in terms of कैपिटल I, ठीक है नी। डिग्री टू विच अ स्पेसिमेन गेट्स मैग्नेटाइज्ड को हम कैपिटल I बोलते हैं, राइट बेटा। देखते हैं आगे, आप नोट कर लीजिए इसे।
अगला टर्म आ रहा है बेटा हमारा ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी काई से डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल शब्दों में ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है वो देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। अगर डेफिनेशन बोली जाए तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब है I डिवाइडेड बाय H। ससेप्टिबिलिटी इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सिंपल जैसे कि आपकी मैं बात कर रहा था कि H मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा एफर्ट H, ठीक है, और आप जितना रिटेन कर रहे हो वो कैपिटल I, ठीक है। अब अगर ससेप्टिबिलिटी 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने ज्यादा रिटेन कर लिया, मैंने कम एफर्ट लगाया, आपने ज्यादा रिटेन कर लिया, मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब आपने रिटेन कम किया, मैंने एफर्ट ज्यादा लगाया था आपको समझाने में, ठीक है, ओके। और अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम इसे मैग्नेटिक्स के एग्जांपल से समझते हैं, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे इसका मतलब है कि मैंने एफर्ट लगाया बट आप उल्टा ही सीख गए कुछ, ठीक है, ओके, राइट। ससेप्टिबिलिटी इट इज डिफाइंड एज द ratio of intensity of magnetization to magnetizing force, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे बेटा कि ससेप्टिबिलिटी जिसकी बहुत ज्यादा होगी 1 से बड़ी तो उसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, जिसकी ससेप्टिबिलिटी 1 से थोड़ी सी या पॉजिटिव होगी तो उसे हम पैरामैग्नेटिक बोल देंगे, और जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी हम उसे डायामैग्नेटिक बोलेंगे। अभी सीखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इस ससेप्टिबिलिटी या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, ओके। सबसे पहली बात अब एक और बच गई, वो बच गई फिजिकल मीनिंग ऑफ ससेप्टिबिलिटी। फिजिकल मीनिंग ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग, हाउ इजिली अ स्पेसिमेन गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। How easily a specimen gets magnetized in a magnetic field, in a magnetic field। देखो मुद्दा अभी ये है कि अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, इसका मतलब कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पे भी ज्यादा रिटेन हो गई, मींस इट इज वेरी इजी टू मैग्नेटाइज सच अ मटेरियल। This implies I is very much greater than H, means it is very easy to magnetize that material। वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम लगाने पे भी, ठीक है। Such a substance is called a ferromagnetic substance, ठीक है।